हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ जिंक इन ट्यूमर ग्रोथ एंड इट्स इनहिबिशन कि जिंक का क्या रोल होता है ट्यूमर की ग्रोथ के अंदर और हम उसको किस तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि अगर इसका देखो, अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो वो 8 मार्क्स के अंदर ही पूछा जाएगा कि डिस्कस द रोल ऑफ जिंक इन ट्यूमर ग्रोथ एंड इट्स इनहिबिशन। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में है कि जिंक लेवल इन डीएनए एंड आरएनए ऑफ कैंसर अफेक्टेड सेल्स इज मच हायर देन दैट ऑफ नॉर्मल सेल। यानी कि जो जिंक का लेवल होगा हमारे डीएनए या आरएनए के अंदर, जो कैंसर अफेक्टेड सेल्स होती हैं उनके अंदर जिंक का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर जितना होना चाहिए ना, उससे क्या होता है, डबल ट्रिपल यहाँ पर जो है जिंक का कंटेंट पाया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं यहाँ पे कि रैट्स के अंदर, चूहों के अंदर वॉल्कर 256 कार्सिनोमास एकोमा के अंदर जो जिंक का कंटेंट है डीएनए और आरएनए के अंदर वो 3 से 4% हाई होता है देन दोज फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए ऑफ नॉन कार्सिनियस टिश्यूज। यानी कि चूहों के अंदर जो कैंसर सेल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो वाल्कर 256 कार्सिनोमास अकोमा के अंदर जिंक का कंटेंट है ना, वो 3 से 4 टाइम्स हाइयर पाया जाता है एज कंपेयर टू दी नॉन कार्सिनियस टिश्यू। नॉन कार्सिनियस टिश्यू यानी कि नॉर्मल सेल के अंदर जो जिंक का कंटेंट है उससे 3 से 4 गुना किसमें पाया जाएगा, कैंसर अफेक्टेड सेल्स के अंदर। ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि जो जिंक की कंसेंट्रेशन होती है, द जिंक कंसेंट्रेशन इन ट्यूमर डीएनए वेरी स्लाइटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। कि जो जिंक की कंसेंट्रेशन होती है ट्यूमर के अंदर और ट्यूमर डीएनए के अंदर वो बहुत ही स्लाइटली यानी कि बहुत ही धीरे धीरे वैरी करती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। पूरी बीमारी के दौरान धीरे धीरे क्या करती है, जिंक का कंटेंट कंटिन्यूसली क्या करता है, वैरी करता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। और हमें यहाँ पर देखो ये चीज़ भी यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि जिंक इज अर्जेंटली नीडेड फॉर द फास्ट डिवाइडिंग सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ हायर लेवल ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अब हमें यहाँ पे देखो जिंक की हमें अर्जेंटली रिक्वायरमेंट भी होती है। यानी देखो, अगर हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना जिंक का जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो नहीं रहेगा। ठीक है। किसी भी चीज़ की अति क्या होती है, हानिकारक होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग वो वहाँ पे खराब होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिंक जो है वो हमें अर्जेंटली नीडेड होता है फॉर फास्ट डिवाइडिंग सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डीएनए के सिंथेसिस के लिए हमें जिंक की जो रिक्वायरमेंट है वो नेसेसरी होती है, ये बात है यहाँ पर। लेकिन ज़्यादा जिंक हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि रिमूवल ऑफ जिंक फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड विल लीड टू रिटार्ड द डीएनए सिंथेसिस। एज अ रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्यूमर सेल विल बी अरेस्टेड। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि हम किस तरीके से उस ट्यूमर की सेल को क्या करें, इनहिबिट करें, उसको बढ़ने से रोकें। तो किस तरीके से रोकें कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड से अगर हम जिंक को रिमूव कर दें, अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर से हम जिंक को रिमूव कर दें, तो जब हम जिंक को ही रिमूव कर देंगे तो जो हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है वो भी रुक जाएगा। और जब डीएनए का सिंथेसिस ही रुक जाएगा तो जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं, वो सेल्स डिवाइड होना भी क्या हो जाएगा, वो चीज़ भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है कि इन एनिमल कैंसर डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ ऑफ L1210 लुकीमिया, P388 लुकीमिया एट्सेट्रा। इस पॉइंट में ये बताएगा, देखो यहाँ पर इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो पर्टिकुलरली ऐसे ही पूछेगा, तो आपको ये बताना होगा जिंक क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके उसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी पोर्शन है, अब ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से रिलेट हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर है, पॉइंट टू पॉइंट आपस में रिलेट होते चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इन एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो जो
कैंसर होती है वो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर जो पशु हैं, पशुओं के अंदर क्या हो जाए, अगर उनकी डाइट के अंदर से जिंक की मात्रा को हटा दिया जाए, जिंक लेस डाइट दी जाए उन्हें, तो वहाँ से क्या हो सकता है कि एनिमल्स के अंदर जो L1210 लुकीमिया और P388 लुकीमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर, ब्लड कैंसर होता है लुकीमिया, ठीक है। लुकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है, खून के अंदर जब कैंसर होता है तो हम उसको बोलते हैं लुकीमिया, ठीक है। तो एनिमल्स की डाइट के अंदर से अगर हम जिंक का कंटेंट हटा दें तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको इस तरीके के कैंसर से बचाया जा सकता है। अब याद करने का तरीका क्या होगा, देखो सबसे पहले हम तो ये बताएंगे जिंक का चूहों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात बताओ। फिर याद करने के की पॉइंट्स हैं ये। रैट्स, सबसे पहले हमने रैट्स पे चेक किया, फिर हमने देखा ह्यूमन बींग्स के डीएनए वगैरह से इनसे कैसे होगा, फिर हमने एनिमल्स की बात करी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको याद करेंगे तो हमें इजीली तरीके से याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिंक अकर्स एज अ कोएंजाइम ऑफ अबाउट 80 एंजाइम्स। जिंक जो होता है ना, जिंक ये अक्कर होता है एज अ कोएंजाइम, जिसके अंदर कितने एंजाइम होते हैं, जिंक के अंदर भी 80 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज आर द जिंक कंटेनिंग मेटालो एंजाइम्स एंड इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जो डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये भी क्या करते हैं, ये मेटालो एंजाइम्स होते हैं। मेटालो एंजाइम्स यानी कि जिनके बीच में कोई भी मेटल प्रेजेंट होता है, और वो मेटल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जिंक हम ले रहे हैं, तो वो भी न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जिंक इज एसेंशियल फॉर द अमाइनो एसिड यूटिलाइजेशन। अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन के अंदर भी जिंक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फास्ट डिवाइडिंग मेलिगेंट टिश्यू होते हैं उनके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिंक की रिक्वायरमेंट होती है एज अ न्यूट्रिशन। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि कैंसर सेल, मान लो किसी भी एक पेशेंट, कोई भी एक कैंसर का पेशेंट है, अगर हम उस कैंसर के पेशेंट को भर भर के जिंक की डाइट दे रहे हैं, अगर हम उस कैंसर के पेशेंट को बहुत एक ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसके अंदर जिंक की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसके जो बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत ही फास्टली ग्रो करेंगी। क्योंकि जो कैंसर सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स के लिए जो न्यूट्रिशन का काम करता है वो जिंक करता है। तो अगर हम उसको ज़्यादा जिंक दे रहे हैं तो उसकी कैंसर सेल्स जो है वो बहुत ही फास्टली ग्रो करती हैं। जैसे हमें पता है मैलिगेंट टिश्यूज़ को हम अगर हम रिमूव कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा में नहीं होंगी, वो हो भी सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो है, अगर हम उस बंदे की डाइट के अंदर से जिंक की अमाउंट को कम कर दें, किसी किसी भी एक पेशेंट को जिंक कैंसर हो रहा है, और अगर हम उसके डाइट के अंदर से जिंक की अमाउंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो उसकी जो कैंसर सेल्स है वो फास्टली ग्रो करेंगी। अगर हम जिंक को हटा लेंगे, उसको जिंक लेस डाइट देंगे, तो वहाँ से हम उसको थोड़ा कम कर देंगे, यानी उसको जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स थी उनको थोड़ा स्लो कर देंगे यहाँ पर। तो इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है। नेक्स्ट क्या है, टिश्यू विल नॉट ग्रो इफ द पेशेंट कैप्ट ऑन जिंक डेफिशिएंसी डाइट, ठीक है। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं ना, अब देखो, अब कोई चीज़ हम नहीं ले रहे तो उसके कुछ, अगर उसके कुछ बेनिफिट्स है तो उसके कुछ यहाँ पे डिसबेनिफिट्स भी होंगे, ठीक है। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी उसकी। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम जिंक, कोई पेशेंट है अगर वो जिंक डेफिशिएंसी डाइट पे चल रहा है तो उसके टिश्यूज़ ग्रो नहीं होते, टिश्यूज़ विल नॉट ग्रो इफ़ द पेशेंट केप्ट ऑन जिंक डेफिशिएंसी डाइट। नेक्स्ट क्या है कि जिंक कंटेंट इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ एंड रिड्यूसेस द डीएनए सिंथेसिस इन द ग्राफ्टेड ट्यूमर्स। जो जिंक की कंटेंट होती है वो ट्यूमर की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है, डीएनए की सिंथेसिस को वहाँ पर रिड्यूस करता है इन द ग्राफ्टेड ट्यूमर्स के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है, अब हमने इसके अंदर क्या देखा है कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जिंक का क्या रोल होता है ट्यूमर की ग्रोथ और उसके इनहिबिशन के अंदर, ठीक है।
तो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये देखा था कि जो जिंक का कंटेंट होता है डीएनए आरएनए ऑफ कैंसर अफेक्टेड सेल्स के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा हाई पाया जाता है नॉर्मल सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि हमने सबसे पहले चूहों की बात करी, जिसके अंदर वॉल्कर 256 कार्सिनोमास एकोमा नाम का जो है उसको हम मतलब चूहों के कंट्रास्ट में हमने उसको पढ़ा। फिर हमने देखा ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो किस तरीके से डीएनए आरएनए के साथ बाइंड अप होते हैं, किस तरीके से उसको अरेस्ट करते हैं। ठीक है, अरेस्ट करने का मतलब किस तरीके से जो है कैंसर को जल्दी बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो देखा। फिर हमने एनिमल्स के अंदर बात की कि अगर हम उनको डेफिशिएंसी डाइटरी डेफिशिएंसी के अगर के थ्रू हम उनको लेके चलेंगे तो जो मैंने 2 लुकीमिया बताए उनसे उनको जो है बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड के अंदर ये छोटे छोटे की पॉइंट्स भी लेके चलेंगे तो हमें ईजिली आंसर यहाँ पर आराम से हम एग्जाम के अंदर लिख देंगे। 8 मार्क्स के अंदर ये आता है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि ड्रग थेरेपी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिंक मेटाबॉलिज्म इन कैंसरियस सेल्स। अब यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि कैंसर सेल से ये होता है, जिंक से ये होता है, जिंक की डेफिशिएंसी ज़्यादा लेंगे तो ये होगा, कम लेंगे तो ये होगा। अब मान लो किसी को हो गया, तब हम उसमें कौन सा ड्रग यूज़ करें, कौन सी ड्रग थेरेपी अगर हम उसके अंदर यूज़ करें तो हम वो देख लेते हैं। तो देखो, इन इट malignant tissue have a particular demand of zinc and the ligand like orthophenolphthalein MIBT which can inhibit the DNA and RNA polymerase। देखो इस पॉइंट में क्या बात बताई जा रही है कि जो मेलिगेंट टिश्यूज होते हैं यानी कि जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके लिए किसकी डिमांड होती है, जिंक की डिमांड होती है। और जैसे दूसरे लिगेंड हो गए जैसे कि ऑर्थोफिनोफ्थलीन हो गया, MIBT हो गया, ये क्या करते हैं, ये डीएनए और आरएनए के साथ क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने से क्या होता है कि जो जिंक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने से क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स जो कंटिन्यूसली फास्टली ग्रो कर रही थी ना, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लोली हो जाती है, धीरे होती है। देखो कि इन द मेलिगेंट टिश्यूज के अंदर हैव पर्टिकुलर डिमांड ऑफ जिंक, एक पर्टिकुलर डिमांड होती है जिंक की। ठीक है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, जिंक से मिलता है। ठीक है, और जो लिगेंड होते हैं जैसे कि ऑर्थोफिनोफ्थलीन हो गया, MIBT हो गया, विच कैन इनहिबिट द डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करते हैं, ये जो मैंने बताया ऑर्थोफिनोफ्थलीन MIBT ये सब क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इनहिबिट किस तरीके से करते हैं, थ्रू द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ जिंक प्रेजेंट इन द मेटालो एंजाइम। वहाँ पर जो जिंक प्रेजेंट है उसके साथ ये क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर वो किसकी तरह काम करते हैं, एक ड्रग की तरह वहाँ पर काम करते हैं। सेकंड हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, द इंक्रीज जिंक अपडेट टेंडेंसी ऑफ कार्सिनियस टिश्यू में बी यूटिलाइज फॉर ट्यूमर लोकलाइजेशन बाय यूजिंग जिंक 65 और जिंक 69। यहाँ पर ये 2 आइसोटॉप्स हैं, इन आइसोटॉप्स का भी यूज़ हम किसके अंदर करते हैं, एज अ ड्रग थेरेपी यूज़ करते हैं इन जिंक मेटाबॉलिज्म इन कार्सिनियस सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास H2KTS है। H2KTS का नाम क्या होता है, 3-इथॉक्सी 2-ऑक्सो ब्यूटाइरल एल्डिहाइड बिस थायोसैमी कार्बाजोन। ये भी एक एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है जो रिपोर्टेड किया जाता है टू एक्सर्ट इट साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है ZNKTS, तो हम ZNKTS का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। ZNKTS साइटोटॉक्सिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस दैट किल सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स, मतलब जो ये क्या वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे सेल्स को किल करते हैं, नॉर्मल सेल्स को भी किल करते हैं और साथ के साथ इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स को भी किल करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इतना एग्जाम के क्यों, देखो बिकॉज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉपर सेकंड इज मच हायर देन जिंक सेकंड, क्योंकि यहाँ पर कॉपर सेकंड की जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिंक सेकंड। तो ये हमारा पूरा था रोल ऑफ जिंक इन ट्यूमर ग्रोथ एंड इट्स इनहिबिशन। 8 मार्क्स के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल इसको इसी तरीके से फ्रेम करके आना है। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।